पिछले टॉपिक के अंतर्गत लेबर मार्केट के बारे में चर्चा की गई थी। उसमें श्रम बाज़ार से संबंधित सिद्धांत और श्रम बाज़ार से संबंधित अध्ययन की क्या सीमाएं हैं उसके बारे में बताया गया था। लेबर मार्केट के इस टॉपिक के अंतर्गत इसी का एक अगला पार्ट है कि लेबर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अर्थात श्रम संगठित और असंगठित। इसका मतलब ये है कि संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक लोग कार्य करते हैं या लेबर कार्य करती है, उसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। जहाँ तक संगठित क्षेत्र है उसका मतलब है जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर जो श्रमिकों को कार्य दिया जाता है उसको संगठित क्षेत्र कहा जाएगा। और अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ पर कोई संगठन नहीं है, अर्थात बिखरी हुई मजदूरी या श्रमिक। जैसे जो लोग रोज़ मजदूरी करते हैं या जो श्रमिक लोग कृषि कार्य करते हैं तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से होती है और निश्चित नहीं है कि आज अगर मजदूरी मिली है या आज अगर उनको श्रमिक के रूप में कार्य मिला तो कल भी उनको कार्य मिल ही जाए। और जबकि संगठित क्षेत्र में जो मजदूरी या श्रम का कार्य दिया जाता है उसमें एक निश्चित तनख्वाह या महीने के हिसाब से श्रमिकों को लेबर के रूप में कार्य दिया जाता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार भारत में श्रमिकों की संख्या खासकर संगठित और असंगठित क्षेत्र में 2016 के अनुसार 49.2 करोड़ है, जबकि इससे पहले 1999 और 2000 में जब सर्वे किया गया था तब इनकी संख्या 39.7 थी, यानी लगभग 10 करोड़ जनसंख्या जो है श्रमिकों की ओर बढ़ गई है। भारत में श्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संगठित क्षेत्र में 2000 के आंकड़ों के अनुसार ही 2.8 करोड़ श्रमिक जो हैं संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यानी लगभग 3 करोड़, जबकि बाकी 36 करोड़ जो श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। और उसका कारण भी समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि संगठित में एक निश्चित तनख्वाह के आधार पर यानी महीने की तनख्वाह या सैलरी रहती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने की या श्रमिकों के लिए श्रम की कोई गारंटी नहीं है कि उनको रोज़ ही श्रम का कार्य मिले या मजदूरी का कार्य मिले। इस दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों की संख्या 40.2 करोड़ थी, जिसमें से 8.9 करोड़ जो हैं सीमांत श्रमिक हैं। इसी में एक और श्रम शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 22.7% है, यानी कि 22.5% से भी अधिक महिलाएं श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं। और अधिकांश महिलाएं जो श्रमिक का कार्य कर रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो या तो कृषि का कार्य करती हैं या मजदूरी का कार्य करती हैं या खेतीहर मजदूर के रूप में। और शहरी क्षेत्रों में 80% महिलाएं घरेलू कार्य में या छोटे मोटे व्यवसाय में या भवन निर्माण या मजदूरी जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। महिलाओं की इस दृष्टि से महिलाओं के बारे में कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं और उनके कार्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने महिला मजदूरों की दृष्टि से कुछ अधिनियम या नियम भी बनाए, जिसमें एक पहला नियम है प्रसूता लाभ अधिनियम 1961। दूसरा, सरकार ने एक अधिनियम बनाया समान मजदूरी अधिनियम 1976। इसका मूल उद्देश्य यह था कि अधिकांश क्षेत्रों में खासकर असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को
पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी के पैसे दिए जाते हैं। इसलिए यह नियम बनाया गया कि जितना अगर लेबर श्रमिक के रूप में पैसे पुरुष को अगर 300 रुपये मिल रहे हैं तो महिला श्रमिक को भी 300 रुपये ही दिए जाएं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से या प्रैक्टिकल दृष्टि से आप देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अभी भी मजदूरी के पैसे जो हैं थोड़े कम मिलते हैं। अगर पुरुष को 300 मिल रहे हैं तो महिलाओं को 250 ही मिल रहे होंगे। इसी प्रकार से एक और अधिनियम महिलाओं की दृष्टि से बनाया गया था, महिला संरक्षण और शोषण अधिनियम 1961। इसका भी मूल उद्देश्य यही था कि महिलाओं का अधिक से अधिक जो है उनको लाभ मिले और उनका शोषण नहीं किया जाए। और इसके पीछे यही मेन उद्देश्य था सरकार का कि पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव जो नहीं किया जाए और महिलाओं को जो काम में कई सारी जो बाधाएं आती है, जैसे उनकी मजदूरी, मोल तोल की क्षमता, उनकी कुशलता में कमी और उनको बेहतर अवसर प्रदान करना, इस दृष्टि से सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए ये सारे अधिनियम बनाए। वर्तमान में विकासशील देश हो या विकसित देश हो, दोनों में मेन जो कमाई का साधन है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में या जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनके लिए मजदूरी का विशेष महत्व है। ये बात अलग है कि श्रमिकों की दरों में विभिन्न देशों में अंतर पाया जाता है। मार्शल ने यहाँ पर श्रमिकों की या श्रम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली है श्रमिक अपना श्रम बेचता है, अतः वह अपने स्वयं का मालिक होता है। दूसरा, मार्शल का कहना था कि श्रमिकों को श्रम के स्थान पर स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। तीसरा था श्रम नाशवान होता है, यानी श्रम को न करने पर वह नष्ट हो जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या श्रम का कार्य नहीं करेंगे तो आपका श्रम नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रमिकों के मोल भाव करने की भी शक्ति कम होती है, यानी कई बार श्रमिक जो है मोल भाव नहीं करते हैं और वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के श्रम की कीमत में भी अंतर पाया जाता है। दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका में श्रमिकों की जो है वेतन काफ़ी अधिक है और देश के एक भाग से दूसरे भाग में श्रमिकों के गतिशील न होने से भी श्रम बाजार में मांग और पूर्ति में अंतर रह जाता है। खासकर विशेष योग्यता वाले श्रमिकों के अपने श्रम का मूल्य अधिक मिलता है, जबकि जिन्हें कम योग्यता होती है या कम तकनीक वाले श्रमिक होते हैं उन्हें कम पैसे मिलते हैं। उच्च व्यवसाय विशिष्ट सामाजिक वर्गों के लिए ही खुले रहे हैं। श्रम बाजार में कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य ही मजदूरी में अंतर नहीं पाया जाता, बल्कि उनमें महिलाओं और पुरुषों में भी प्रतिस्पर्धा की दशा में मजदूरी की दरों में अंतर पाया जाता है। पुरुष में मजदूरों में एक विशेषता है कि वे गतिशील हो सकते हैं, यानी गांव छोड़कर भी दूसरे शहर को मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं गतिशील नहीं हो सकती, यानी कि कई बार महिलाओं को मजदूरी अधिक मिलती भी है तो वो गांव छोड़कर नहीं जा सकती, या विवाह के कारण भी महिलाओं को जो है अपने श्रम का कार्य छोड़ना पड़ता है। तो ये थी स्थिति संगठित और असंगठित क्षेत्र में, खासकर भारत में मजदूरों की या लेबर की क्या स्थिति है और इसमें भी महिला श्रमिकों की विशेषकर क्या स्थिति है। लास्ट में आता है श्रमिक बाजार की क्या सीमाएं हैं। इस दृष्टि से कुछ निष्कर्ष दिए जा सकते हैं। रोजगार श्रमिकों के बारे में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि रोजगार और बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़े कभी भी प्राप्त नहीं होते। अर्थात देश में एक्चुअल में कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोगों को जो है श्रमिक के रूप में कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका कोई बिल्कुल एक वास्तविक आंकड़ा कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी दिक्कत ये है, श्रमिक बाजार में रोजगार में वृद्धि तो होती है, यानी कि श्रमिकों को रोजगार तो मिलता है लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। वर्तमान में खासकर देखा होगा अभी लॉकडाउन में
कई लोग बेरोजगार हुए हैं, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि कार्य के कई क्षेत्र उदाहरण के लिए बंद हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए होटल उद्योग है। होटल उद्योग लगभग इस लॉकडाउन की 6 महीने की अवधि में लगभग ख़त्म हो गया। तो कई जो लोग श्रमिक जो कार्य कर रहे थे होटलों में, वो लगभग बेरोजगार हो गए हैं या उन्हें दूसरा काम करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से मोटर व्यवसाय से जुड़े हुए कई श्रमिक बेकार हो गए हैं, या कई जो है कार्य करने वाले लोग बेकार हो गए हैं। और इसी प्रकार से कई सारे उद्योग धंधे जिनसे लोग जुड़े हुए थे, टूरिज्म ख़त्म हो गया, उससे कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, तो उनके रोज़गार ख़त्म हो गए। इसी प्रकार कृषि है, तो कृषि में भी बारिश न होने के कारण कहीं पर अधिक बारिश हुई, कहीं पर कम बारिश हुई, उसके कारण भी रोज़गार के अवसर कम हुए। तो ये एक श्रमिक बाजार की एक बहुत बड़ी समस्या है या दिक्कत है। लास्ट है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में श्रमिक बेरोजगारी, यानी जितनी भी अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, लगभग 12 से अधिक पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं भारत में, और उनमें अभी भी बेरोजगारी जो है की दर में वृद्धि हुई है, यानी लोगों को रोज़गार अधिक प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारत में श्रमिक बाजार के संदर्भ में